हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बात करेंगे NMR स्पेक्ट्रा में केमिकल शिफ्ट एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स। NMR स्पेक्ट्रा जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये केमिकल शिफ्ट और इंटेंसिटी के बीच में एक डायग्राम होता है। ये दो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनके आधार पर हम किसी कंपाउंड के NMR स्पेक्ट्रा का अध्ययन करते हैं। केमिकल शिफ्ट किसी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के एटम के न्यूक्लियस के अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये केमिकल एनवायरनमेंट हम किसी रेफरेंस के थ्रू मेज़र करते हैं और PMR स्पेक्ट्रा में रेफरेंस के रूप में हम TMS या इसका साल्ट प्रयोग करते हैं। केमिकल शिफ्ट के लिए हम कह सकते हैं कि केमिकल शिफ्ट समान प्रकार के जो न्यूक्लियस है उनकी NMR फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ही केमिकल शिफ्ट है। और ये डिफरेंस उनके असमान केमिकल एनवायरनमेंट की वजह से पाया जाता है, जिसे हम इस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा न्यू इज इक्वल टू G इंटू म्यू एन इंटू डेल्टा B अपॉन H। यहाँ डेल्टा न्यू NMR फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो है, और डेल्टा B दो प्रकार के जो न्यूक्लियाई हैं जिनका केमिकल एनवायरनमेंट असमान है उनके लिए जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उनका डिफरेंस। तो इसे हम B2 माइनस B1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम किसी न्यूक्लियस के ऊपर आउटर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जितना फील्ड अप्लाई किया जाता है उतना फील्ड एग्जैक्ट उस न्यूक्लियस के ऊपर कार्य नहीं करता है, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल के अंदर किसी न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो वो न्यूक्लियस आइसोलेट फॉर्म में नहीं होता है, वो एसोसिएट फॉर्म में होता है। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का एनवायरनमेंट होता है। उन इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रॉन का वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटर मैग्नेटिक फील्ड को कुछ कम कर देता है। तो जितना फैक्टर कम हुआ उस फैक्टर को हम सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि रियल में जो मैग्नेटिक फील्ड किसी न्यूक्लियस के द्वारा फील किया जाता है उसका वैल्यू जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 है उससे सिग्मा कम होता है। तो B2 के लिए हम कह सकते हैं B2 इज इक्वल टू B0 माइनस सिग्मा 2, और B1 के लिए कह सकते हैं B1 इज इक्वल टू B0 माइनस सिग्मा। तो यहाँ B2 और B1 का मान जब रखेंगे तो NMR फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस है डेल्टा न्यू है उसका मान आएगा G म्यू एन इंटू B0 इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन H। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि NMR फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B0 है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए ये स्टडी हम इस प्रकार से करते हैं, या हम कहें कि जो NMR फ्रीक्वेंसी है उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं
del 1 2 is equal to B2 minus B1 upon B naught into 10⁶ ppm। सिग्मा का मान बहुत कम होता है, इसका वैल्यू को मेजरेबल फॉर्म में करने के लिए हम यहाँ 10⁶ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस कारण डेल्टा का वैल्यू हमें ppm की फॉर्म में प्राप्त होता है। जब फ्रीक्वेंसी के रूप में हम शो करेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। वहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁶ ppm। यहाँ TMS या इसका जो कार्बोनेट या सल्फोनेट साल्ट हम रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं। इस TMS के लिए जो डेल वैल्यू है उसका मान 0 होता है। यहाँ डेल स्केल के अलावा हम टो स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर केमिकल शिफ्ट को प्रदर्शित किया गया है। जैसे ये डेल स्केल है जिसका मान 0 से लेकर 12 तक प्रदर्शित किया ppm में, और ऊपर ब्लू इंक में जो H शो हो रहे हैं उनके लिए हम स्पेक्ट्रा का यहाँ वैल्यू, हमारे स्पेक्ट्रा का डेल्टा वैल्यू शो कर रहे हैं। तो ये H का जो शिफ्टिंग है, केमिकल शिफ्ट है, ये केमिकल शिफ्ट इस H के साथ जुड़े हुए जो ग्रुप हैं उनके अकॉर्डिंग वेरी करता है। जैसे नॉर्मल अगर मेथिल ग्रुप का हाइड्रोजन है तो उसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में आ रहा है। अगर एसिटिलीन ग्रुप का H है उसका वैल्यू 4 से 7 के बीच में आएगा। एरोमेटिक ग्रुप का H है तो उसका वैल्यू 7 to 8 के बीच में आएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का H है तो उसका वैल्यू 10 से 12 ppm के बीच में प्रदर्शित होगा। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स जिनसे केमिकल शिफ्ट अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। ये फैक्टर्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, एरोमेटिक रिंग करंट इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन बैलेंस कंडीशन में दोनों बॉन्डेड एटम के जस्ट बीच में रहते हैं। लेकिन अगर बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बीच में कुछ डिफरेंस होता है तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम +I और -I के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि किसी कार्बन के साथ जिसके साथ H जुड़ा हुआ है उस H का हम स्टडी करना चाहते हैं, उसका हम केमिकल शिफ्ट वैल्यू नोट करते हैं, तो उसका जो कार्बन है उस कार्बन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होता है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होने पर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस से दूर होंगे, और हाइड्रोजन न्यूक्लियस से दूर होंगे तो हम कहेंगे कि वो जो हाइड्रोजन का नाभिक है, प्रोटॉन है, वो डीशिल्डेड कंडीशन में आ जाएगा। अगर डीशिल्डेड कंडीशन में आ जाएगा तो उसे रिजोनेंस अवस्था में लाने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। उस कंडीशन में उसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो
हाई डेल्टा वैल्यू पर प्राप्त होगा। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में जैसे ये शो हो रहा है कि फर्स्ट एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन हमने लिया, उनकी संख्या को चेंज किया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की संख्या बढ़ती है उसका -I इफेक्ट भी बढ़ेगा, जिससे उसके साथ जुड़े हुए कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो उतना ही अधिक डीसिल्डेड हो जाएगा, और जितना अधिक वो डीसिल्डेड होगा उसके लिए केमिकल शिफ्ट का वैल्यू डेल्टा में उतना ही अधिक हाई होगा। तो यहाँ CHCl3 में जो H है उसके लिए डेल्टा का वैल्यू 7.27 है, जबकि CH3Cl में H के लिए डेल्टा का वैल्यू 3.05 है। तो जितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा उतना अधिक डीसिल्डिंग होगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। तो नीचे जो एग्जांपल है उस एग्जांपल में देख रहे हैं कि जो Br है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका जैसे जैसे रेड इंक वाले H से दूरी बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है। तो जहाँ दूरी सबसे अधिक हो गया वहाँ पर उस H के लिए डेल्टा वैल्यू 1.25 ppm प्राप्त हो रहा है, और जहाँ वो डिस्टेंस सबसे कम है वहाँ पर डेल्टा वैल्यू 3.30 है। जहाँ पर डिस्टेंस सबसे कम है वहाँ पर Br H का बहुत अधिक डीसिल्डिंग कर देगा, जिसके कारण उसका डेल्टा वैल्यू अधिक उच्च वैल्यू प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट फैक्टर है संकरण। हाइड्रोजन न्यूक्लियस जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की जो संकरित अवस्था है वो भी उस हाइड्रोजन के केमिकल शिफ्ट वैल्यू को प्रभावित करती है। ये संकरण sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 हो। हमें पता है कि sp संकरण में s करैक्टर 50% होता है, और sp में sp2 की तुलना में अधिक होता है, और sp2 में sp3 की तुलना में s करैक्टर अधिक होता है। कार्बन में s करैक्टर जितना बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी अधिक हो जाएगी। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी अधिक हो जाएगी वो अपने से जुड़े हुए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को उतना ही अधिक दूर कर देगा, जिससे हाइड्रोजन उतना ही अधिक डीसिल्डेड कंडीशन में आ जाएगा, और उसके लिए डेल्टा का मान उच्च वैल्यू में प्राप्त होगा। नेक्स्ट फैक्टर है मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी। मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी शील्डिंग और डीशील्डिंग में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग असमानता के आधार पर प्रदर्शित होता है। एनआइसोट्रॉपी इसका मतलब हुआ इक्वल नहीं है, असमान है। तो यहाँ जब हम मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो असमान मिलती है। इस कारण से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पाए जाने वाले जो नाभिक हैं वो शिल्डेड कंडीशन में होंगे, और उसके अपोजिट जो दूसरा डायरेक्शन है उसमें वो शिल्डेड कंडीशन में होंगे। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल सैचुरेटेड एल्केन के लिए, तो ये नॉर्मल जो एल्केन दर्शाया हुआ है इसमें इसके ऊपर और नीचे वाले क्षेत्र हैं वो शिल्डेड कंडीशन में है, और इसका जो लेफ़्ट और राइट हैंड का जो साइड है वो डीशिल्डेड कंडीशन में है। अतः यहाँ पर सैचुरेटेड कार्बन में अगर हाइड्रोजन इसके ऊपर या नीचे वाले तल में पाया जाएगा तो वो शिल्डेड एनवायरनमेंट में होगा, और यदि वो लेफ़्ट या राइट हैंड साइड की तरफ पाया जाएगा तो वो डीशिल्डेड कंडीशन में होगा।
जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में हम दो प्रकार के हाइड्रोजन देख रहे हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल। जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन 1 है, इस कार्बन 1 से राइट हैंड की साइड में है, ये डिसोसिएटेड कंडीशन में है। ये डाउन फील्ड में अपनी पीक या केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए डेल्टा का वैल्यू हाई होगा। एक्सियल हाइड्रोजन है, वो कार्बन से नीचे की तरफ है, नीचे वाले प्लेन में है, दैट मीन्स ये शील्डेड एनवायरनमेंट में है, इसका पीक अब फील्ड में आएगा, इसके लिए डेल्टा का मान कम प्राप्त होगा। इसी प्रकार की मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी पाई बॉन्ड है उनकी वजह से भी होती है। यहाँ पर जैसे ओलेफिनिक कंडीशन को रिप्रेजेंट किया गया है, तो डबल बॉन्ड के ऊपर और नीचे वाला जो प्लेन है वो शील्डेड कंडीशन का प्लेन है, और राइट और लेफ्ट हैंड का जो ओरिएंटेशन या डायरेक्शन है वो डिशील्डेड एनवायरनमेंट दे रहा है। ऐसे ही कीटोनिक ग्रुप या जो एल्डिहाइड है उसमें CO बॉन्ड का ऊपर का नीचे का जो प्लेन है वो शील्डेड कंडीशन में, और इसके जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया है वो डिशील्डेड कंडीशन में है। तो यहाँ पर ये नीचे एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन में जिस एच के लिए ये डेल्टा वैल्यू 1.07 आ रहा है, ये यहाँ इस डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, इस कारण ये शील्डेड कंडीशन में है। जबकि जहाँ एच का वैल्यू 1.37 आ रहा है, ये इस डबल बॉन्ड से आउटर साइड में आ रहा है, डिशील्डेड कंडीशन में आ रहा है, इस कारण इसके लिए डेल्टा की वैल्यू 1.37 आया।